वेलकम बैक स्टूडेंट। क्वेश्चन 8 वरदान को देखते हैं। स्टेटमेंट देखिएगा, लेंदी स्टेटमेंट है। वरदान एम्प्लॉयज 30 मैन इन हिज फैक्ट्री, 30 मैन इन हिज फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर स्वीट एंड पुडिंग्स। पुडिंग मुझे भी बड़ी पसंद है। ही पेज देम $5 पर आवर एंड दे ऑल वर्क मैक्सिमम आवर्स। $5 के हिसाब से पे करता है उनको, पर आवर के हिसाब से पर आवर के हिसाब से पे कर रहा होता है। ठीक है, आगे कह रहा है टू एम्प्लॉय वन मोर मैन ही वुड हैव टू रेज द वेज रेट 5.5 पर मैन आवर। अगर उसने एक और एम्प्लॉय को अगर वो लेता है, हायर करता है, वन मोर मैन को हायर कर रहा है, तो उसको 5.5 के हिसाब से अब पे करना होगा। इफ ऑल द अदर कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट द मार्जिनल कॉस्ट पर आवर ऑफ लेबर इज नाउ। यानी अब मार्जिनल कॉस्ट पर आवर ऑफ लेबर क्या होगी, कैलकुलेशन करनी है इसकी। यहीं पे इसको निपटा देते हैं। ठीक है भाई, पहले कितने कर रहा था या अभी का देख लेते हैं। अब कितना दे रहा है 5.5 आपका हो गया। टोटल पहले 30 थे, एक और ऐड हो गया, टोटल 31 हो गए। 31 हो गए, इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके बताएं 5.5 मल्टीप्लाई बाय 31, ये जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 170.5। ठीक है, पहले कितने एम्प्लॉय थे 30 थे, उनको क्या मिल रही थी वेज, ₹5 मिल रहे थे। 5.0 कर लो, ₹5 आपका हो गया। ठीक है, इसको आपने किया तो कितना हो गया 150 हो गया। 170.5 में से 150 को आपने लेस किया तो ये हमारा 20.5 हो गया। है ये आंसर जी, ऑप्शन ये हमारा है, यहाँ पे ये हमारा आ गया। बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले इस तरह के MCQ आ सकते हैं, लाजमी करिएगा। एक दे दिया कि वेजेस गिवन होंगी, उसका आप कह रहे हैं कि एक और को लिया तो इतनी इंक्रीज़ हो गई, तो इस अंदाज में आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, नंबर 9 पे आते हैं। लंबा चौड़ा है। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू अ कंट्री चाइना विच इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड्स विच गिविंग क्वांटिटीज ऑफ रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी। कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, लिंक फॉरन आ रहा है कि यार ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात हो रही है, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है। एक गवर्नमेंट अपनी स्कार्स रिसोर्सेज में कैसे दो गुड्स की प्रोडक्शन कर रही होती है। ठीक है, एक साइड पे फॉर एग्जांपल हम कंज्यूमर गुड लेते हैं, एक साइड पे कैपिटल गुड लेते हैं। ये स्टेटमेंट आ रही है, फिर इसको देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक है ये। आप आगे कह रहे हैं चाइना आफ्टर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करंटली प्रोड्यूसिंग 70 यूनिट्स of consumer good and the opportunity cost of China in terms of capital good if it decide to produce 50 more unit of consumer good dash unit of capital good। यानी यहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। पहले क्या था जरा यहाँ पे देखिएगा, हाईलाइट कर रहा हूँ। पहले चाइना 70 यूनिट जो है कंज्यूमर गुड बना रहा था, जो कि यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। 70 यूनिट ऑफ कंज्यूमर गुड पे कैपिटल गुड्स कितने 100 यूनिट है। अब आगे कह रहा है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू चाइना इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गुड इफ इट डिसाइड टू प्रोड्यूस 50 मोर यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड। यानी अब उसने अगर 70 से 50 मोर यूनिट्स, 70 में 50 ऐड किया, 70 में 50 ऐड किया 120। अब अगर चाइना कंज्यूमर गुड 70 की बजाय 120, 50 आपने 70 में 50 ऐड किया, 120 आ गया, 120 पे लेके आ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी 120 पे, कैपिटल गुड हमारे 60 आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कंज्यूमर गुड की क्वांटिटी ज्यादा करनी है, तो कितने यूनिट्स के अंदर जो डिफरेंस आएगा, कितने यूनिट्स के अंदर आप कैपिटल गुड्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो। 70 पे 100 कैपिटल गुड्स थे, 120 पे 60 कैपिटल गुड्स हैं। अब ये 50 एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए हमने कितने यूनिट्स में 50 एडिशनल यूनिट ऑफ कंज्यूमर गुड के लिए हमने कितने यूनिट्स के अंदर कैपिटल गुड्स को सैक्रिफाइस किया, 100 माइनस 60 किया, तो ये 40 आपका आ गया। यानी 50 एडिशनल यूनिट के अंदर 40 यूनिट्स के अंदर आपने जो है 50 एडिशनल यूनिट ऑफ कंज्यूमर गुड के लिए 40 यूनिट्स के अंदर आपने कैपिटल गुड्स को सैक्रिफाइस किया। 100 माइनस 60 किया तो ये 40 आ गया। आगे मूव करते हैं।
यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं डिफरेंट जगहों पे जब करवाता हूँ ये वाला तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये ICMAP वगैरह वहाँ पे CB पेपर जब करवाते हैं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। 10 के ऊपर फोकस करिएगा। कह रहा है द टेबल शोज द कॉस्ट इंकर्ड बाय फर्म प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की कॉस्ट आ रही है ये यहाँ पे, ये ज़रा देखिएगा, ठीक है। इसका कह रहा है व्हाट आर द फिक्स कॉस्ट इफ 3000, ये 1 नहीं है, ये 1000 है, ये 1000 है, 2000 है, 3000 है, और ये 20 नहीं है, 20,000 है, 1200,000 है, 1350,000 है, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द फिक्स कॉस्ट इफ 3000 कंप्यूटर्स आर प्रोड्यूस्ड। ये 3 नहीं है, 3000 है, ये ऊपर जीरो उसने दिए में, ठीक है। 3000 कंप्यूटर्स की प्रोडक्शन पे उसकी फिक्स कॉस्ट क्या होगी। पहले वाले ब्लैंक में कॉन्सेप्ट दे चुका हूं मैं, उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, आपने हर हाल में पे करनी होगी। फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है व्हाट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट। और नॉर्मली जीरो पे जो टोटल कॉस्ट होती है वो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जीरो पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, ऊपर कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, क्योंकि अगर प्रोडक्शन जीरो होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी जीरो होगी, ठीक है। और जीरो पे फिक्स कॉस्ट होगी, रेंट ऑफ द बिल्डिंग वगैरह, टॉप मैनेजमेंट सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ऊपर कॉन्सेप्ट दे दिया। तो 3000 पे जो हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही है वो क्या है, 20,000 है। बात समझ में आ रही होगी, ये 20,000 है, ठीक है, ये 20,000 आ गया। 0 पे भी 20,000 है, 1 पे भी 20, 1000 पे 20 है, 2000 और 3000 पे 20,000 है, क्योंकि कांस्टेंट रहती है। जीरो पे जो टोटल कॉस्ट होती है वो नॉर्मली फिक्स कॉस्ट होती है, जीरो पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है। अब इसमें से फिर आप लेस करते रहेंगे, 1200,000 में से 20,000 लेस करेंगे तो आपका फिर वेरिएबल कॉस्ट आती रहेगी। खैर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है, तो ये हमारा 20,000 हमारी फिक्स कॉस्ट होगी। इस तरह के 11 को देखिएगा, डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई के देखें, एक तो सिंपल आते हैं संदास के कैलकुलेशन, डिमांड सप्लाई फंक्शन के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कह रहे द डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर कंप्यूटर आर डी, डिमांड का फंक्शन 100 - 6p एंड s सप्लाई का फंक्शन 28 + 3p, वेयर इज p इज द प्राइस ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर बॉट एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम। इसको पहले मैं यहीं पे या तो कर देता हूँ, उम्मीद है यहीं पे हमारा हो जाएगा। नोटपैड मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे सामने होगा तो आप लोगों को आसानी रहेगी। डी हमारा आ रहा है 100 - 6p, यानी इसको ये कर लें, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इसको मैं मिटा के दोबारा से करता हूँ प्रॉपर। प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। डिमांड का फंक्शन 100 - 6p, सप्लाई का 28 + 3p। बेसिक चीज़ें आप लोगों ने कैलकुलेशन की QT में पढ़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये 28 आपका आ गया यहाँ पे, 100 - 28, ये आपका 3p + 6p, माइनस था यहाँ है तो प्लस हो गया, ये आपका हो गया 9p। और 28, 100 में से 28 माइनस किया कितना हुआ, 72, ये 72 आ गया, 72 और ये 9p आ रहा है। अब आपने क्या करना है, जब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो p क्या हो गया, p इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 9 किया तो ये आपका कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया। अब बच्चा क्या करता है, ज़रा फोकस करिएगा, ये मैं कैलकुलेशन अभी मिटा दूंगा। बच्चा स्टेटमेंट पूरी नहीं पढ़ता। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ भाई स्टेटमेंट पूरी देखनी है। बच्चे ने बोला यार मैंने ये प्राइस निकाल ली, प्राइस यहाँ पे 8 आ रही है, 8 पे वो हाईलाइट करके आ गया, भाई ये आंसर नहीं है, पूरा तो पढ़ो क्या आ रहा है। बच्चा आधा हमेशा देखता है क्वेश्चन, उसके ऊपर अपनी सारी वर्किंग करके गलत आंसर करके आता है। ये तो हमारी $8 जो है हमारी प्राइस निकली है। आगे क्या कह रहा है, वेयर p इज द प्राइस ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर्स,
व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर बॉट एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम, यानी ये तो 8 प्राइस निकली है, अब आपने क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर्स निकालना है, वो कैसे निकलेगा, ये 8 निकाल दिया, ये प्राइस आपके आगे, ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ रही है, ये प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस आ रही है। इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है। अब आपने क्या करना है, एक मिनट इसको इरेज करता हूं, फिर यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अब इस 8 को आपने क्या करना है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस आई है इसमें पुट करना है। 100 माइनस 6 8 28 प्लस 3 और ये 8 आपका आ गया। ठीक है, अब जब आप इसको करेंगे, पूरी वर्किंग करेंगे, ये आपका 24 प्लस 28 एक साइड में कर लेता हूँ, आपका वो आ जाएगा 28 प्लस 24 किया, कितना आ गया 52 आ गया। इसी तरह जब इसको भी आप करेंगे 52 आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है 52 है। स्टूडेंट क्या करता है, आधी वर्किंग की, 8 निकाला, प्राइस निकाला, उसने बोला भाई ये हो गया, उसको करके आ गया। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आई कैप में भी 2 घंटे का पेपर होगा, 50 MCQs हैं, गौर व फिक्र आपने करनी होगी, स्टेटमेंट पूरी पढ़नी होगी, 2 दफा पढ़नी होगी, देन आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ऑल एल्स इक्वल इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल्स ग्रेटर देन फॉल इन सप्लाई, देन विच ऑफ द ऑप्शन विल बी करेक्ट। डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। सबसे पहले डिटर्मिनेशन का एक डायग्राम बना लेते हैं, यहीं पे बना लेता हूं। यार ये इतना सही नहीं बनेगा, इसको कंसिडर करिएगा, इतनी स्ट्रेट हो सकता है यहाँ पे ना बन पाए, अब बेहतर है। ये हमारा S हो गया, ये D हो गया, ये इनिशियली इक्विलिब्रियम हो गया, E हो गया, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। ठीक है, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है। कलर मैं ज़रा इसका चेंज कर लूँ, हो गया कलर चेंज। अच्छा, ऑल एल्स इक्वल इफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट फॉल ग्रेटर देन फॉल इन सप्लाई, यानी फॉल इन डिमांड एंड फॉल इन सप्लाई की बात हो रही है। फॉल इन डिमांड एंड फॉल इन सप्लाई का हल्का सा मैं कॉन्सेप्ट दे दूं। एक देखो, हमारा चेंज इन डिमांड, एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, तो फॉल इन डिमांड में अदर फैक्टर्स में फॉल इन डिमांड, फॉल इन सप्लाई में अदर फैक्टर्स में चेंजेस की बेसिस पे डिमांड में या सप्लाई में चेंज आ रहा है। ठीक है, और जब प्राइस में चेंजेस की बेसिस पे चेंज आता है तो उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व कहा जाता है। यानी यहाँ पे कह रहा है फॉल इन डिमांड हो रहा है और फॉल इन सप्लाई भी हो रहा है, लेकिन आगे कह रहा है फॉल इन डिमांड ग्रेटर देन फॉल इन सप्लाई। फॉल कर देते हैं, फॉल इन डिमांड, फॉल इन सप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, राइज इन डिमांड, राइज इन सप्लाई राइट हैंड साइड पे होता है। फॉल इन डिमांड का, एक मिनट यार, फॉल इन डिमांड का गैप ज्यादा होगा, फॉल इन डिमांड का गैप ज्यादा होगा, जिसको D1 से आपने वो किया। फॉल इन सप्लाई भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, इसका गैप कम होगा, क्योंकि कह रहा है डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल ग्रेटर देन फॉल इन सप्लाई, फॉल इन सप्लाई का गैप कम होगा, कम गैप से आपने सप्लाई को फॉल किया। जहां पे D1 S1 का इंटरेक्शन हो रहा है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, क्वांटिटी पहले के मुकाबले में कम हो रही है और प्राइजेस भी कम हो रही हैं, ये P1 आ गया। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ऑप्शन देखते हैं। अबे यार ये तो बड़ा आसान हो गया, पहले ऑप्शन में ही आ रहा है, ज़रा इसको देख लेते हैं। कह रहा है प्राइस फॉल विद डिक्रीज इन क्वांटिटी, इसका यही आंसर आपका स्ट्रेट आ गया। प्राइस फॉल हो रहा है, डिक्रीज इन क्वांटिटी है, मेरे ख्याल से आगे देखने की जरूरत नहीं है। देखो, जब भी डिमांड एंड सप्लाई के आएंगे, ये बात दिमाग में रखो, आपने ये वर्किंग कर लेनी है। सबसे पहले सिंपल वाला इक्विलिब्रियम का बनाया, देन उसके बाद आपने इस स्टेटमेंट को देखते हुए करना है, शायद एक और भी है या बना हुआ आएगा आगे। इस स्टेटमेंट को देखते हुए आपने वर्किंग करनी है कि डिमांड को ज्यादा करना है, सप्लाई करना है, जो भी स्टेटमेंट्स है आपको क्लियर हो जाएगा। तो इत्तेफाक से इसका ऑप्शन ए ही था, तो अब आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा मैंने स्ट्रेट इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आगे मूव करें, नंबर 13 आ रहा है।
द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, व्हाट इफेक्ट विल हैव ऑन मार्केट। पहले इसका भी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा सिंपल डिमांड सप्लाई हो गया, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अच्छा, मैक्सिमम प्राइस जिसको प्राइस सेलिंग भी कहते हैं, ये नॉर्मली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। स्टूडेंट ये समझता है कि यार मैक्सिमम प्राइस में प्राइजेस ज़्यादा होंगी, नहीं, मैक्सिमम प्राइस में प्राइजेस को कम किया जाता है। मैक्सिमम प्राइस बेसिकली कंज्यूमर की वेलफेयर, जनरल कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए होता है। यानी जब गवर्नमेंट को लगता है कि यार बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कंट्री के अंदर महंगी हो रही है, तो वो क्या करता है, चीज़ों की उसके प्राइस को कम करता है। जैसा कि आप नोट करें, इस दफ़ा तो नहीं लेकिन हर साल रमज़ान में, रमज़ान से पहले एक प्राइस लिस्ट आती है कि यार आटा इतने का हो सस्ता हो जाएगा, काबली चना इतना सस्ता हो जाएगा, रूह अफ़ज़ा का ये होगा। वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, लेकिन उसके एक प्राइस को थोड़ा बहुत रमज़ान रिलीफ पैकेज में उसको कम किया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्राइस में प्राइस को कम किया जाता है और मिनिमम प्राइस में प्राइस को ज़्यादा किया जाता है। मिनिमम प्राइस होता है फार्मर की वेलफेयर के लिए और मैक्सिमम प्राइस होता है कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए। अब जब मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी अप्लाई की गई, यहाँ तो खैर इसमें क्लियर वो दिया कि यार ये प्राइजेस आपकी कम हो रही है बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। नॉर्मली यहाँ अगर मेंशन नहीं होना चाहिए था तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता, शायद वो मैक्सिमम प्राइस में ऊपर लेके जाता। मैक्सिमम प्राइस में प्राइस यहाँ पे हमेशा नीचे आती है, चीज़ों को सस्ता किया जाता है। मतलब मैक्सिमम इतना, गवर्नमेंट ने बोल दिया मैक्सिमम इतना चार्ज कर सकते हो, इससे ज़्यादा का सवाल ही नहीं, इससे कम कर सकते हो, जिसको प्राइस सीलिंग कहते हैं। सीलिंग फैन लगता है ना, जैसे सीलिंग फैन होता है, तो प्राइस सीलिंग मैक्सिमम ये है, तो इसमें प्राइस को कम होगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल को आना नहीं चाहिए था, थोड़ा ये ट्रिकी बन जाता। ये लिखते द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ मैक्सिमम प्राइस, ये हटा देते तो ये एमसीक्यू एक बेहतरीन एमसीक्यू बन जाता। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मैक्सिमम प्राइस, व्हाट इफेक्ट विल हैव ऑन दिस। ठीक है, तो फिर बच्चा कंफ्यूज होता क्योंकि ज्यादातर बच्चा मैक्सिमम प्राइस में, जो जब मैं कह रहा हूँ डायग्राम ऊपर यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे आएगा, और मिनिमम प्राइस में ऊपर आएगा। अब देखो, जब हमने मैक्सिमम प्राइस की पॉलिसी अप्लाई की, ये पी तो हमारा डिटर्मिनेशन पॉइंट था, लेकिन जब मैक्सिमम प्राइस की पॉलिसी अप्लाई की, प्राइसेस को कम किया गया, रिजल्ट क्या आ रहा है, मार्केट में सप्लाई कम हो गई। यानी मार्केट में सप्लाई कम हो गई है, प्रोड्यूसर ने क्या किया, सप्लायर ने अपनी सप्लाई को होल्ड कर लिया, डिमांड ज्यादा हो गई। सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ये डिमांड आपकी ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होगा, इसमें फिर इनफॉर्मल रेशनिंग वगैरह आ जाता है, खैर उसका मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब ये जो पोर्शन है, जब भी मार्केट में डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड ये हो गई, सप्लाई ये है, ये जो पोर्शन है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, इसको इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी एंड शॉर्टेजेस कहते हैं। तो ये शॉर्टेजेस या इसको स्कार्सिटी भी हो सकता था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा शॉर्टेज स्कार्सिटी हो गया, बाकी जाने की जरूरत नहीं। हाँ, इसमें मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूं अब आप लोगों को, हाथ के हाथ मिनिमम प्राइस का भी दे देता हूं। मिनिमम प्राइसेस में प्राइसेस ज़्यादा होती हैं इक्विलिब्रियम प्राइस से। फॉर एग्जांपल मिनिमम प्राइस में क्या होगा, प्राइसेस आपकी, यार ये कलर चेंज करूं पहले, मिनिमम प्राइस में प्राइस आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रोड्यूसर स्मॉल फार्मर के वेलफेयर के लिए होता है। जब प्राइस ज़्यादा होती है तो एकदम से डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। अब जब डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, तो फिर ये हमारा सरप्लस कहलाता है। तो अगर ये यहाँ पे मिनिमम प्राइस बोलता तो मिनिमम प्राइस में प्राइस ऊपर आती है, फिर ये सरप्लस या जिसको हम लोग एक्सेस भी कहते हैं, तो देन फिर हमारा ये हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस की बात हो रही थी, तो ये शॉर्टेज एंड स्कार्सिटी हमारा आंसर है। आगे मूव करते हैं। फोर्टीन में कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ गुड फेल बाय 10% एंड एज अ रिजल्ट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड फेल बाय 10%, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वुड बी डिस्क्राइब्ड एज परफेक्टली इलास्टिक, या ये एक उस पर होना चाहिए था यूनिटरी इलास्टिक या इलास्टिक। If the price of good fell by 10% as a result total expenditure on the good fell by 10%,
यानी प्राइजेस में भी 10% से फॉल आ रहा है, कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर में भी 10% से फॉल आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा केस है भाई? ये हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का केस है। उसको जरा मैं ब्रीफ भी कर देता हूं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्यों है, एक मिनट रुकिएगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड देखो क्या होता है, ये हमारा फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व बना, प्राइसेस में जितनी भी फ्लक्चुएशन आ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड अपनी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। इसमें बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह हो गया, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड E इज इक्वल टू 0, प्राइस में जितनी भी फ्लक्चुएशन आ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगी। प्राइस 10 थी तब भी क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी, प्राइस 50 हो रही है तब भी क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 10 ही है। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आती है। अब नॉर्मली जब अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे कह रहा है प्राइस इंक्रीज हो रही है 10% से, इसके रिजल्ट में टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड फेल बाय 10%, यानी प्राइस इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। प्राइस डिक्रीज हो रही है 10% से, उसके रिजल्ट में एक्सपेंडिचर भी हमारा डिक्रीज हो रहा है 10% से, तो ये हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का केस है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन की प्राइसेस 10% से फॉल हुई, क्वांटिटी डिमांडेड आपका कांस्टेंट ही है। फॉर एग्जांपल पहले भी 10 टैबलेट हफ्ते की लेनी थी, अभी 10 टैबलेट ले रहे हो, 10% से प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, तो 10% से आपका एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड केस है। 20 लेनी होगा, परफेक्टली इलास्टिक ऊपर कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। प्राइस में फ्लक्चुएशन आने के बेसिस पे क्वांटिटी डिमांड, प्राइस में माइनर फ्लक्चुएशन आती, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता, इन्फिनिटी वाला केस है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इक्वल प्रोपोर्शन पे चेंज आती है, जिसकी बेसिस पे कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर या बिजनेसमैन का रेवेन्यू अपनी जगह पे कांस्टेंट रहता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इक्वल प्रोपोर्शन पे चेंजेस आती है, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर भी कांस्टेंट रहेगा, बिजनेसमैन का रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल लिवाइस जो है 5000 की थी, आपने एक लिवाइस एक जींस ली, उसने फ्लैट 50% प्रमोशन लगा दी, अब आपने 2 जींस ले ली, आपका एक्सपेंडिचर पहले ही 5000 हो रहा था, अभी 5000 का हो रहा है, तो ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का केस है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर फॉल होने की प्राइस फॉल होने की बेसिस पे एक्सपेंडिचर भी 10% से फॉल हो रहे हैं, तो ये हमारा इनइलास्टिक का केस हो गया। और इलास्टिक क्या है, प्राइस में माइनर फ्लक्चुएशन आएगी, क्वांटिटी डिमांडेड में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन आएगी। अब अगर यहाँ पे प्राइस 10% से डिक्रीज हो रही है, तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर डिक्रीज नहीं होगा बल्कि इंक्रीज होगा, ठीक है। 15 वाले को देखेंगे एंड में। देखो आई कैप में भी ये करना, जब इस तरह के कोई लेंथी एमसीक्यू आए ना, तो बड़ी स्टेटमेंट वाले बड़े लंबे चौड़े, इस पे आप घबराने जाए, इसको एंड में देखेंगे। एंड में देखते हैं, पहले दूसरे निपटाते हैं। याद रखिए 16 पे आ जाए। 16 में कह रहे हैं इन ऑल इकोनॉमीज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज डेट। बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यू है। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज। रॉबिन्स ने 1932 के अंदर अपनी बुक लिखी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें उसने इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। प्रॉब्लम्स क्या है, अनलिमिटेड वांट जिसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंड्स भी कहते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज जिसको स्कार्स रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, यहां से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब जरा इसको देख लेते हैं आंसर, डायरेक्ट उसको आंसर को देखते हैं। रिसोर्स ए, कंज्यूमर नेवर हैव सच मनी एज दे वुड विश, सही है। रिसोर्सेज आर स्कार्स रिलेटिव टू ह्यूमन वांट्स, देखो आंसर ये भी हो सकता है, कंज्यूमर नेवर है, यानी बच्चे कंफ्यूज हो सकता है, आंसर ये नहीं है कंज्यूमर नेवर हैव सच मनी एज दे वुड विश, ठीक है। लेकिन आंसर क्या है, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ये बी को देखिएगा, रिसोर्सेज आर स्कार्स रिलेटिव टू ह्यूमन वांट्स, यानी ह्यूमन वांट्स के मुकाबले में रिसोर्सेज हमारी स्कार्स हैं, तो ये बी आंसर है। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं है, रिसोर्स एलोकेशन नहीं है, ये तो सीधा सीधा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 17 देखिएगा, इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात हो गई। पहले ऊपर हमारा क्वेश्चन आया था मैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन आ रहा है। इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट एवरेज टोटल कॉस्ट एट अ पॉइंट
बिलो मार्जिनल रेवेन्यू फॉर एन इंडिविजुअल फर्म in a competitive market where marginal costs intersect average total cost at a point below marginal revenue होना चाहिए, डायग्राम बनाना पड़ेगा. For an individual firm, A, company are making supernormal profit. B, company will shut down प्रोडक्शन, यानी शटडाउन की बात हो टेम्परेरी और परमानेंटली. सी, द मार्केट इज परमानेंट डिसइक्विलिब्रियम. डी, डिमांड कर्व फॉर द इंडस्ट्री विल शिफ्ट डाउनवर्ड. इसमें देखो डायग्राम बनाओ. सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हुए डायग्राम बना लेते हैं. यहीं पे बना लूंगा. परफेक्ट कंपटीशन में ए आर इज इक्वल टू एम आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन होता है. परफेक्ट कंपटीशन होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगी, प्राइजेस सेम होंगी. जब प्राइजेस सेम होंगी तो ए आर एम आर हमारा सेम होगा. एवरेज रेवेन्यू को डिमांड कर्व भी कहते हैं, यानी ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है. परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व कैसा होगा? ऑप्शन ए परफेक्टली इलास्टिक, ऑप्शन बी परफेक्टली इलास्टिक, ऑप्शन सी यूनिटरी इलास्टिक, नन ऑफ द अबव. तो ये परफेक्टली इलास्टिक हो गया, जो अभी ऊपर भी स्टेटमेंट में आया था. ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक. या ये ऑप्शन यू कोड में दे सकता है. परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व कैसा होगा? E इज इक्वल टू 1, E लेस देन 1, E ग्रेटर देन 1, E इज इक्वल टू इन्फिनिटी, E इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा. मैंने इसमें 2 MCQ और बना के आपको दे दिए. खैर हम तो डायग्राम बना रहे थे. ए आर एम आर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दी, परफेक्ट कंपटीशन है. उसके बाद कह रहे हैं ना कॉम्पिटिटिव मार्केट मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट एवरेज टोटल कॉस्ट. एटीसी बात हो रही है, एटीसी की बात हो रही है बिलो मार्जिनल रेवेन्यू. तो मतलब ये शो कर रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट. एटीसी शॉर्ट रन में, एटीसी जिसको हम शॉर्ट रन में एसएटीसी भी कहते हैं, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी शॉर्ट रन में एटीसी हमारा यू शेप बनता है. मैंने एक रफली यू शेप बना लिया. अब एमसी बनाएंगे. एमसी इस अंदाज का बनेगा. शॉर्ट रन है तो हम लिख देते हैं एसएमसी. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, शायद पता नहीं उसका आगे एमसीक्यू है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लें. अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे फंस जाता है कि भाई लाइन कहाँ से लेके जानी, इक्विलिब्रियम आउटपुट कौन सा होगा. इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म क्या होता है? जब एक फर्म अपनी लीस्ट कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करती है, ये इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म होता है. और सेकंडली जहां पे एमसी इज इक्वल टू एमआर होता है, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, जहां पे एमसी इज इक्वल टू एमआर होता है और एमसी एमआर को नीचे से कट करता है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा होता है. ठीक है, अब यहां पे एमसी ये एमआर है, ये एमसी जिसको शॉर्ट रन है तो एसएमसी कर दिया. एमसी इज इक्वल टू एमआर इस पॉइंट पे हो रहा है? नहीं, एमसी इज इक्वल टू एमआर इस पॉइंट पे हो रहा है. एमसी इज इक्वल टू एमआर इस पॉइंट पे हो रहा है. तो आपने क्या किया, यहां पे डॉट डाल के ये स्ट्रेट लाइन ये लेके आ गए. ठीक है, फिर यहां जहां एटीसी पे आ रहा है यहां से ये लेके चले गए, ये आप लेके आ गए. अब जरा देखते हैं स्टेटमेंट को. इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट एटीसी एट अ पॉइंट बिलो मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल कॉस्ट ने एटीसी को कहां पे कट किया है? मार्जिनल कॉस्ट ने एटीसी को यहां पे कट किया है बिलो मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू देखो ये आ रहा है, बिलो मार्जिनल रेवेन्यू फॉर एन इंडिविजुअल फर्म. तो ये हमारा कौन सा प्रॉफिट हो गया? ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया. यानी मार्जिनल कॉस्ट ने एटीसी को यहां पे किया. इसके एक और बना के दिखा देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए. इस पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है. इस साइड पे मैं बना के आप लोगों को दिखा देता हूं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं. इसमें सब नॉर्मल का बना के दिखा देता हूं. ये ए आर एम आर हो गया, एस ए टी सी, एस एम सी. इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता दी है, जहाँ पे एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा. एम सी इज इक्वल टू एम आर इस पॉइंट पे हो रहा है. ये लाइन लेके गए, ये लाइन लेके गए, ये हमारा आ गया. अब ज़रा देखो, द मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट एवरेज टोटल कॉस्ट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ने एटीसी को यहाँ पे कट किया है.
बिलो मार्जिनल रेवेन्यू, बिलो मार्जिनल, ये आपका अबव मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। यानी मार्जिनल कॉस्ट ने जब एटीसी को इंटरसेक्ट किया तो बिलो, वो अबव आपका मार्जिनल रेवेन्यू से, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू से अबव आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें जब एमसी ने इसको किया तो ये बिलो मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा था। ठीक है, तो ये आपको एक बताने का ऑब्जेक्टिव था, तो इसका ये सुपर नॉर्मल हमारा आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं नंबर 18 पे। नंबर 18 में कह रहे हैं अ गुड कॉफी हार्वेस्ट ड्यू टू गुड वेदर, यानी मौसम अच्छा होने की वजह से लीड टू अ लोअर प्राइस ऑफ कॉफी, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ। इसका एक हल्का सा बना लेते हैं पहले डायग्राम। ये सप्लाई, ये डिमांड, ये इनिशियल आपकी प्राइस है, ये हो गया क्वांटिटी। गुड हार्वेस्ट हुआ मतलब वेदर गुड, अच्छी वेदर मौसम की वजह से कॉफ़ी की हार्वेस्ट हमारी जो है अच्छी हुई, तो क्या होगा, लीड टू अ लोअर प्राइस ऑफ कॉफ़ी। जब सरप्लस में हमारा आ रहा है गुड हार्वेस्ट की वजह से, तो सप्लाई हमारी राइज होगी। अलग उससे मैं कर देता हूँ, सप्लाई हमारी हो गई राइज S1। नया इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, पहला ये था हमारा, नया ये हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है और ये प्राइस कम हो गई। अब देखिएगा, अ गुड कॉफ़ी हार्वेस्ट ड्यू टू गुड वेदर लीड्स टू अ लोअर प्राइस ऑफ कॉफ़ी, प्राइजेस कॉफ़ी की पहले के मुकाबले में कम हो गई। दिस हैपन्स बिकॉज द कॉफ़ी सप्लाई शिफ्टेड टू द राइट। खैर इसमें यही आंसर है, ये राइट पे शिफ्ट किया। अब देख लेते हैं, कॉफ़ी सप्लाई शिफ्टेड टू द लेफ़्ट, अगर लेफ़्ट पे शिफ्ट करते, अगर हम कॉफ़ी की सप्लाई को लेफ़्ट पे शिफ्ट करते, ज़रा देखिएगा इसको यहाँ पे, अगर हम इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करते तो ये हमारी प्राइस जो है कम नहीं होती, राइज हो जाती, तो ये आपका आंसर नहीं है। बोथ कॉफ़ी सप्लाई एंड डिमांड का शिफ्ट टू द राइट, नहीं उसकी बात नहीं हो रही, सप्लाई की बात हो रही है, क्योंकि हार्वेस्ट हुआ है तो प्रोडक्शन साइड की बात हो रही है। कॉफ़ी डिमांड कर्व शिफ्टेड डाउन, डिमांड की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन हार्वेस्ट वगैरह यानी प्रोडक्शन से बात हो रही है, तो ये दो तो ऑप्शन नहीं थे। जैसे मैंने कहा था कि हमेशा बच्चा दो ऑप्शन में कंफ्यूज होता है, सी और डी को तो आपने पहले ही हटा लिया, ए और बी में से हो रहा था, तो अगर सप्लाई शिफ्ट लेफ्ट होगी, फॉल इन सप्लाई होगी, यानी वेदर, यानी अगर यहाँ पे आता पुअर हार्वेस्ट या पुअर वेदर की वजह से, तो फिर प्राइस हमारी राइज होती, स्कार्सिटी आती। ठीक है, अभी ये सरप्लस में आ रहा है, सप्लाई आपकी ये ज़्यादा हो रही है, जिसकी बेसिस पे प्राइसेस कम हो रही हैं, तो ये इसका ये आंसर है। नंबर 19, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन गुड ए एंड गुड बी इज 0.8%. Which of the following must be true? Good A and B are complement. Good A and B are substitute. Good A is a luxury good. Good B is a giffen good. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिलेटिव गुड्स की बात होती है। रिलेटिव गुड्स में हमारे सब्सिट्यूट गुड आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड आते हैं। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दिस कमोडिटी की प्राइस देखी जाती है, दिस कमोडिटी की प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दिस कमोडिटी की क्वांटिटी देखी जाती है और रिलेटिव गुड्स की प्राइस देखी जाती है। रिलेटिव गुड्स में हमारे दो गुड्स आते हैं, सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्सिट्यूट की नॉर्मली पॉजिटिव इलास्टिसिटी होती है, कॉम्प्लीमेंट की नॉर्मली नेगेटिव इलास्टिसिटी होती है। जरा सा कॉन्सेप्ट दे दूं फिर मैं इस पर बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप लोग पेप्सी के यूजर हैं, पेप्सी दिस कमोडिटी है, कोका कोला हमारा रिलेटिव गुड है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोका कोला अपनी प्राइस ज्यादा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोका कोला के कस्टमर टूट के पेप्सी की तरफ आएंगे, पेप्सी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अगर कोका कोला ने अपनी प्राइसेस कम कर दी, पेप्सी के मेजॉरिटी कस्टमर टूट के कोका कोला की तरफ आएंगे, पेप्सी के मेजॉरिटी कस्टमर टूट के कोका कोला की तरफ आएंगे, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सब्स्टिट्यूट की पॉजिटिव इलास्टिसिटी होती है, आंसर भी पॉजिटिव में आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट को भी बता दूं, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, इसको जॉइंटली डिमांडेड गुड्स भी कहा जाता है। जब दो गुड्स यानी जब हम दो प्रोडक्ट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं देन परफॉर्मेंस होती है, एक अकेली प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल, कार एंड पेट्रोल,
इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। पेट्रोल हमारी कंट्री में महंगा है तभी लोग छोटी कार को प्रेफर कर रहे हैं, 1000 सीसी कार्स को ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं। आज अगर पेट्रोल हमारी कंट्री में सस्ता हो जाए, जो कि इम्कान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हो जाता है 45 रुपीज़ लीटर, ऑटोमेटिकली हर बंदा बड़ी कार 1800-2000 सीसी कार की तरफ आएगा, क्योंकि हैवी कार्स की ड्राइव का जो मज़ा है वो छोटी हैचबैक गाड़ी की ड्राइव में मज़ा नहीं है। इन्वर्स रिलेशन है, इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री की हमारी नेगेटिव होती है। अब ज़रा यहाँ पे देखो आंसर में क्या आ रहा है। आंसर में आपका ये कह रहा है पॉजिटिव ही आपका आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन क्रॉस के अंदर दो केसेस आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट। मैंने बता दिया कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव है, तो ये आपका बी आंसर आ गया। ठीक है, ये तो पहले ही था कि यार नहीं है, ये इनमें से आपने कर लिया कि बी आंसर आ गया, क्योंकि इसके अंदर क्रॉस के अंदर ये हमारे दो केसेस आ रहे होते हैं।